हेलो एवरीवन। आज हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे के हमारे जो वीडियोज रहेंगे वो जो उत्पादन के सिद्धांत है उसके ऊपर आधारित रहेंगे। तो उत्पादन के जो सिद्धांत है, उत्पादन के जो नियम है, उन नियमों को डिस्कस करने से पहले उस नियम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जो अवधारणाएं उसमें प्रयोग की गई है, पहले आप उन अवधारणाओं के बारे में जानते हैं। अगर हम एक बार उन अवधारणाओं से गो थ्रू हो लेंगे तो उसके बाद में उस टॉपिक्स को समझना जो है काफ़ी ईजी रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उत्पादन और लागत सिद्धांत में कोई संबंध है क्या। उत्पादन और लागत सिद्धांत जो है इनमें आपस में गहरा संबंध होता है। जब हम उत्पादन की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कितनी वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन किया गया, यानी हम उत्पादन के सिद्धांत में उत्पादन के भौतिक पक्ष को देखते हैं कि कितनी मात्रा में प्रोडक्शन किया गया है, और लागत के सिद्धांत के अंदर हम उत्पादन के मौद्रिक पक्ष को देखते हैं कि जब प्रोडक्शन किया गया तो उस प्रोडक्शन की प्रक्रिया के दौरान जो है कुल कितना व्यय हुआ, तो उसको हम जो है लागत के सिद्धांत के अंदर डिस्कस करते हैं। उत्पादक उत्पादन करते समय केवल उत्पादन की मात्रा को ही नहीं देखता कि जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उत्पादन के साधनों का प्रयोग करते हुए, जो मध्यवर्ती वस्तुएं कच्चा माल है उनका प्रयोग करते हुए, तो केवल प्रोड्यूसर ये नहीं देखता कि उसने प्रोडक्शन कितना किया है, बल्कि इसके साथ साथ वो ये भी देखता है कि उस प्रोडक्शन के दौरान लागत कितनी आई है। क्योंकि अगर हम लागत को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि हम जितनी वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितना हमें उन वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करने पर व्यय करना पड़ा है उससे कम बिक्री हो, यानी बिक्री से जो आय है वो कम रह जाए, तो इस अवस्था के अंदर प्रोड्यूसर को जो लॉस हो सकता है। तो अगर कोई भी विवेकशील प्रोड्यूसर है तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त करना चाहता है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट को प्राप्त करने के लिए उसको न केवल उत्पादन की मात्रा को ध्यान में रखना पड़ता है, बल्कि उत्पादन की लागत को भी ध्यान में रखने पड़ता है। जब उत्पादन में वृद्धि होती है, यानी उत्पादन जब बढ़ती दर पर बढ़ता है, उस अवस्था के अंदर जो लागतें गिरती है, यानी उत्पादन की मात्रा, उत्पादन के अंदर जो वृद्धि की दर है वो लागत में वृद्धि की दर के बिल्कुल विपरीत होती है। यानी जब कभी भी उत्पादन में वृद्धि दर, बढ़ती दर से उत्पादन बढ़ता है तो लागत कम होने लगती है। अगर उत्पादन स्थिर रहता है तो उस अवस्था के अंदर जो है लागत भी स्थिर हो जाती है। और जब कभी भी उत्पादन गिरने लगता है तो उस अवस्था के अंदर लागतें बढ़ने लगती है। तो जब हम ये कहते हैं बढ़ता प्रतिफल, इसका मतलब घटते लागतें घटने लगती है। जब हम कहते हैं स्थिर प्रतिफल, उस अवस्था के अंदर जो है लागतें स्थिर हो जाती है। और जब हम कहते हैं घटते प्रतिफल, उसका मतलब लागतें बढ़ने लगती है। जिस अवस्था के अंदर, जिस पॉइंट के ऊपर जाकर के जो प्रोडक्शन होता है, कुल उत्पादन जो होता है मैक्सिमम होता है, उस लेवल के ऊपर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मिनिमम होती है। तो ये ध्यान रखना, कई बार ये पूछा जा सकता है कि जब उत्पादन की लागत न्यूनतम होती है तो उस अवस्था के अंदर उत्पादन का क्या स्टेटस होता है, तो उस अवस्था के अंदर उत्पादन मैक्सिमम होता है। और उत्पादन जो वक्र होते हैं, चाहे उसमें टीपी हो, चाहे उसमें एपी हो, चाहे उसमें एमपी हो, ये उल्टे यू आकार के, ये जो है उल्टे यू आकार के होते हैं। उल्टे यू आकार का मतलब शुरू के अंदर जब प्रोडक्शन बढ़ता है उसके बाद में मैक्सिमम होता है और फिर कम होने लगता है। ये एपी, एमपी और टीपी तीनों की स्थिति होती है। और क्योंकि उत्पादन में जो परिवर्तन होता है और जो लागत में परिवर्तन, उसमें विपरीत संबंध होता है। तो जब उत्पादन बढ़ रहा होता है तो लागतें घट रही होती है, और जब उत्पादन मैक्सिमम होता है तो लागतें न्यूनतम होती है। जब उत्पादन गिरने लगता है तो लागतें बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार से जो कॉस्ट कर्व होते हैं, चाहे वो टोटल कॉस्ट कर्व हो, चाहे वो एवरेज कॉस्ट कर्व हो, चाहे वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व हो, वो यू आकार के होते हैं। अब प्रोडक्शन क्या होता है, सबसे पहले आप इसके बारे में जानते हैं। प्रत्येक मनुष्य जो होता है उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे धन की जरूरत होती है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से धन से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। इस धन का प्रयोग जो है अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं और सेवाओं के लिए करता है। तो जब एक व्यक्ति धन से अपनी वस्तुएं, आवश्यकताओं की वस्तुएं और सेवाएं खरीदना चाहता है, तो वो तभी खरीद पाता है अगर ये वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध होंगी। अगर वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध नहीं है तो एक व्यक्ति जो है धन होने के बावजूद भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। तो इसलिए प्रोडक्शन जो होता है वो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है। तो उत्पादन जो होती है वह प्रक्रिया होती है जिसमें उत्पादन के जो साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, इन साधनों का प्रयोग करते हुए उत्पादन की जो अन्य आगत है, जिसके अंदर ऊर्जा के संसाधन हैं, जिसके अंदर जो है कच्चा माल है, उनका प्रयोग करते हुए वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जाना ही उत्पादन कहलाता है। अब जो उत्पादन का संगठन करने वाला होता है, यानी कहीं से वो भूमि का अरेंजमेंट करेगा, कहीं से वो पूंजी की व्यवस्था करेगा, श्रमिकों का अरेंजमेंट करेगा, तो वो जो संगठन करता होता है उसको हम जो उत्पादक कहते हैं।
और उत्पादन करने वाली एक जो यूनिट है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में ए, बी और सी 3 फर्में हैं, तो उत्पादन करने वाली ये ए एक यूनिट है, बी जो है अलग यूनिट है और सी अलग यूनिट है। तो उत्पादन करने वाली जो एक इकाई होती है उसे हम फर्म या कंपनी कहते हैं। और उत्पादन करने वाली जो सभी इकाइयां हैं, उन सभी इकाइयों के समूह को हम जो है उद्योग कहते हैं। तो अगर आप ए बी सी इन तीनों को मिला दें तो ये जो उद्योग बन जाएगा। ए अपने आप में जो है फर्म है, बी अपने आप में अकेली फर्म है और सी अपने आप में अकेली फर्म है। तो फर्मों के समूह को हम उद्योग कहते हैं। उत्पादन निर्णय, कोई भी प्रोड्यूसर जो होता है वो वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन इसलिए करता है ताकि उसे जो है लाभ प्राप्त हो सके। और जब हम लाभ की बात करते हैं तो एक जो प्रोड्यूसर होता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो इसके लिए वो जो है उत्पादन करने के लिए आगतों के किन किन इनपुट्स का प्रयोग किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, और उत्पादन के जो साधन होते हैं भूमि श्रम और पूंजी होते हैं, उनका कितनी कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाए ताकि मैक्सिमम प्रोडक्शन और मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो इस प्रकार से आगत और साधनों के संबंध में कोई भी प्रोड्यूसर जो निर्णय लेता है उसको हम जो उत्पादन निर्णय कहते हैं। उत्पादक जो होता है बाजार के अंदर एक तरफ मांग करता होता है और दूसरी तरफ पूर्ति करता होता है। पूर्ति किसकी करता है? वो सर्विसेज एंड गुड्स की, यानी वस्तुओं और सेवाओं के लिए पूर्ति करता होता है। और मांग जो करता है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो उत्पादन के साधन हैं उनकी वो मांग करता है। तो जो प्रोड्यूसर होता है वो उत्पादन के साधनों की मांग जो है उस स्तर तक करेगा जिस स्तर तक जो है उसे मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलता है। और मैक्सिमम प्रोडक्शन के लेवल के ऊपर जाकर के वो उत्पादन के साधनों की ओर मांग नहीं करेगा। और वस्तुओं की जो वो पूर्ति करता है तो वो प्रॉफिट को ध्यान में रखता है। इसके लिए वो देखता है कि किस कीमत के ऊपर वो कितनी वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई करे ताकि उसे जो है अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। तो एक जो प्रोड्यूसर होता है वो निम्न बिंदुओं पर विचार करता है। सबसे पहले उसे क्या उत्पादन करना चाहिए, यानी उसे किन वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करना चाहिए, ये उत्पादन से संबंधित निर्णय है। जब उसने एक बार ये निर्णय कर लिया कि मैं जो फलां वस्तु का प्रोडक्शन करूंगा, उसके बाद में उसे ये सोचना होता है कि उस वस्तु का प्रोडक्शन कैसे किया जाए, किस तकनीक का जो है वस्तुओं के प्रोडक्शन में प्रयोग किया जाए ताकि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। वस्तुओं और सेवाओं की जो उसे कितनी मात्रा बेचनी है, क्योंकि बाजार के अंदर अलग अलग समय पर जो अलग अलग कीमतें प्रचलित होती है। तो अलग अलग कीमतों के ऊपर जो वो कितनी कितनी मात्रा बेचना चाहता है। और वो जो मात्रा उसने निर्णय ले लिया कि इतनी मात्रा में बेचूंगा, उसके बाद में ये भी देखना उसको होता है कि भी कीमत जो है वो क्या मिल रही है उसको। इसके बाद उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, कि अगर एक प्रोड्यूसर उत्पादन का पैमाना बढ़ाना चाहता है, अधिक मात्रा में प्रोडक्शन करना चाहता है, तो उसे ये सोचना होता है कि क्या मैं लेबर को बढ़ा करके प्रोडक्शन बढ़ाऊं, क्या मैं टेक्नोलॉजी में चेंज करके प्रोडक्शन बढ़ाऊं, क्या मैं जो भूमि है उसको बढ़ा करके प्रोडक्शन बढ़ाऊं, या मैं इन सभी साधनों के अंदर प्रयोग करते हुए प्रोडक्शन को बढ़ाऊं। तो इस प्रकार से ये भी निर्णय जो एक प्रोड्यूसर को करना पड़ता है। और लागतों को किस प्रकार से कम किया जाए, श्रम प्रधान तकनीक अपनाई जाए, पूंजी प्रधान तकनीक अपनाई जाए, या ऊर्जा के कौन से साधनों का प्रयोग किया जाए ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो इस प्रकार ये जो सारे के सारे निर्णय हैं, इन सभी निर्णयों को हम जो है उत्पादन निर्णय कहते हैं। एक प्रोड्यूसर को जो है इन सभी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, इन सभी से संबंधित निर्णय जो उसे लेने पड़ते हैं। अब उत्पादन फलन क्या होता है ये जानना जरूरी है। उत्पादन फलन किसी भी वस्तु की उत्पादन की भौतिक मात्रा और उत्पादन के साधनों के बीच में भौतिक या तकनीकी संबंध को बताता है। जैसे Q इज ए फंक्शन ऑफ L K एंड। Q का मतलब उत्पादन की मात्रा की, किसी भी वस्तु के उत्पादन की मात्रा है वो निर्भर करती है किसके ऊपर? L लैंड की मात्रा के ऊपर, K पूंजी की मात्रा, N श्रम की मात्रा पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार ये जो है ये क्या है? उत्पादन के साधन हैं और ये जो उत्पादन की मात्रा है। तो इस प्रकार उत्पादन के साधनों और उत्पादन की मात्रा के बीच में जो संबंध है उस संबंध को हम जब प्रोडक्शन फंक्शन या उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन के साधनों को आप दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो उत्पादन के स्थिर साधन और एक उत्पादन के परिवर्तनशील साधन। तो कौन कौन से जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं और कौन कौन से कांस्टेंट फैक्टर्स हैं इसके बारे में अब आप एक बार डिस्कस करते हैं। उत्पादन के स्थिर साधन जो है वो साधन होते हैं
जिनका उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान जो है उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो अल्पकाल के अंदर जो उत्पादन के कुछ साधन जो है स्थिर होते हैं। ऐसे साधनों में अगर कोई भी प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन करना चाहता है तो उन साधनों में जो वो परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि वो साधन स्थिर है। जैसे प्लांट है, मशीनरी है, या जो है वो भूमि है, तो ये जो है उत्पादन के स्थिर साधन है और उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान जो है अल्पकाल में इन साधनों में जो परिवर्तन है नहीं किया जा सकता। दूसरे जो होते हैं अपने परिवर्तनशील साधन है। परिवर्तनशील साधन वो साधन होते हैं जिनका अल्पकाल के अंदर जो है उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान उनकी मात्रा में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे श्रम है, एक श्रमिक जो है वो काम पर उद्योग में काम करता है, फर्म में काम करता है, तो कोई भी जो उत्पादक है अगर उत्पादन को बढ़ाना चाहता है तो श्रम की मात्रा बढ़ा सकता है, 1, 2, 3। तो इस प्रकार से उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान जिन साधनों की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है उन साधनों को हम जो है परिवर्तनशील साधन कहते हैं। जैसे श्रम की मात्रा, कच्चे माल की मात्रा, तो इन साधनों की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। आगे स्थिर अनुपात, जब उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास में जो है लैंड और कैपिटल है, लेबर और कैपिटल है, ये दोनों ही परिवर्तनशील है, तो इन सभी साधनों को आप जो है एक ही अनुपात के अंदर बढ़ा सकते हैं। तो जब एक ही अनुपात के अंदर सभी साधनों में को परिवर्तित किया जाता है या सभी साधनों में एक ही अनुपात में परिवर्तन किया जाता है तो उत्पादन के साधनों के बीच में अनुपात है वो स्थिर रहता है। और ये जो स्थिर अनुपात ये केवल दीर्घकाल में ही संभव है, क्योंकि दीर्घकाल के अंदर सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं और सभी साधनों को जो है आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है। जैसे हमने यहाँ पर लिया है भूमि की मात्रा और श्रम की मात्रा। भूमि की मात्रा 1, श्रम की मात्रा 2, 1:2। दूसरी अवस्था में जब भूमि की मात्रा बढ़ाकर 2 की गई तो श्रमिक की मात्रा 4 कर दी गई। तो अब की बार क्या है, 2:4, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अभी भी 1:2 है इनके बीच में अनुपात। 3:3 साधनों की भूमि की मात्रा और 6 श्रम की मात्रा है, तो इनके बीच में भी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1:2। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब सभी साधन परिवर्तनशील है तो जो उत्पादन है, उत्पादन के जो साधन है उन साधनों में एक जैसा अनुपात रखते हुए उन साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो जब एक समान अनुपात के अंदर साधनों में परिवर्तन किया जाता है तो उस अवस्था के अंदर साधनों के बीच में जो अनुपात है वो स्थिर रहता है और ये अवस्था जो दीर्घकाल में ही पाई जाती है। आगे परिवर्तनशील अनुपात, जब उत्पादन का एक साधन परिवर्तनशील होता है और बाकी साधन स्थिर होते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जब उत्पादन का एक साधन स्थिर होता है और बाकी साधन परिवर्तनशील होते हैं, बात एक ही है। तो उस अवस्था के अंदर उत्पादन के जो केवल परिवर्तनशील साधन में ही परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है और उत्पादन के जो स्थिर साधन होते हैं उसमें जो है परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ऐसी अवस्था जो होती है अल्पकाल में होती है, क्योंकि अल्पकाल के अंदर जो है उत्पादन का कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो जब स्थिर साधन को नहीं बदला जा सकता तो उसके साथ परिवर्तनशील साधन की अधिक मात्रा लगाई जाती है, तो उसकी वजह से दोनों के बीच में जो अनुपात है वो बदल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर भूमि यहाँ पर स्थिर साधन है और श्रम यहाँ पर परिवर्तनशील साधन है। जब भूमि की एक मात्रा लगाई गई तो श्रम की भी एक मात्रा 1:1। अब भूमि क्योंकि स्थिर है तो ये एक ही रहेगा, श्रम की मात्रा बढ़ाकर 2 कर दी गई तो इनके बीच में अनुपात बदल गया, 1:2। तीसरी अवस्था के अंदर श्रम की भूमि की मात्रा का स्थिर है 1 है, श्रमिकों की संख्या बढ़ा करके 3 कर दी गई तो इनके बीच में जो अनुपात है वो 1:3 आ जाता है। इसी प्रकार से जब और श्रमिकों की मात्रा बढ़ाई जाती है तो उनके बीच में जो अनुपात है वो बदल जाता है। इसको हम जब परिवर्तनशील अनुपात कहते हैं। और परिवर्तनशील अनुपात अल्पकाल में पाया जाता है, क्योंकि अल्पकाल में कुछ साधन है वो स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए इनके बीच में जो अनुपात है वो बदलता रहता है। इसके बाद है समय की अवधि। उत्पादन के जो साधनों की जो परिवर्तनशीलता है उस परिवर्तनशीलता के आधार पर हम समय को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो अल्पकाल और दूसरा दीर्घकाल। अब आप पहले अल्पकाल को देखते हैं। अल्पकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें उत्पादन का कम से कम एक साधन स्थिर होता है और बाकी साधन परिवर्तनशील होते हैं। उत्पादन में केवल परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में परिवर्तन करके परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे भूमि की मात्रा 1, श्रम की मात्रा, तो यहाँ पर आप देखिए श्रम जो है वो परिवर्तनशील है और भूमि जो है वो स्थिर है। तो ऐसी अवस्था के अंदर जो है
अल्पकाल कहलाता है, क्योंकि अल्पकाल समय की वह अवधि होती है, चाहे वो 20 साल हो, 50 साल हो। लेकिन अगर उस अवधि के दौरान हम उत्पादन के सभी साधनों को नहीं बदल पाते हैं या कुछ साधन स्थिर होते हैं, तो उस अवस्था को हम जो अल्पकाल कहते हैं। दूसरा दीर्घकाल। दीर्घकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर जो है, अगर उत्पादन में चेंज करना है तो उत्पादन के सभी साधनों को अपन बदल करके उत्पादन में चेंज कर सकते हैं। तो दीर्घकाल की यही परिभाषा है। ये दीर्घकाल का मतलब अवधि से नहीं है, इसका मतलब साधनों की परिवर्तनशीलता से, कि समय की वह अवधि जिसके दौरान सारे साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं, सभी साधनों में परिवर्तन संभव है, चाहे वो एक दिन ही हो, तो वो भी हमारे लिए दीर्घकाल होगा। और अगर आप किसी साधन को 50 साल में भी नहीं बदल सकते तो 50 साल ही हमारे लिए जो अल्पकाल होगा, क्योंकि अल्पकाल और दीर्घकाल का निर्णय जो है वो इस आधार पर लिया जाता है कि साधनों में बदलाव संभव है या नहीं। इसके बाद है उत्पादन की धारणाएं। अल्पकाल के अंदर जो उत्पादन की 3 प्रकार की मुख्य धारणाएं होती है। पहला, कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन टीपी, औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्शन जिसको आप एपी कहते हैं, और सीमांत उत्पादन, एमपी, मार्जिनल प्रोडक्शन। तो ये जो उत्पादन की 3 अवधारणाएं हैं, अब हम तीनों अवधारणाओं को देखते हैं। सबसे पहले कुल उत्पादन। कोई भी जो परिवर्तनशील साधन होता है, उस परिवर्तनशील साधन की एक निश्चित मात्रा का प्रयोग करने के बाद में जितनी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन किया जाता है उसे हम कुल उत्पादन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि भी एक जो है वो भूमि की मात्रा स्थिर है, एक श्रमिक लगाया हमने 2 वस्तुओं का प्रोडक्शन, 2 श्रमिक लगाया हमने 5 वस्तुओं का प्रोडक्शन, तीसरा श्रमिक लगाया तो 12 वस्तुओं का प्रोडक्शन। तो 3 श्रमिक लगा करके जितनी वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जा सकता है उसको आप कुल उत्पादन कहते हैं। तो जितने भी अपने परिवर्तनशील साधन है, परिवर्तनशील साधन की एक निश्चित मात्रा का प्रयोग करते हुए जितनी वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन होगा उसे जो है हम कुल उत्पादन कहेंगे। औसत उत्पादन। उत्पादन के परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई उत्पादन को हम औसत उत्पादन कहते हैं। कि जैसे हमारे यहाँ पर जो है श्रम जो वो परिवर्तनशील साधन है, तो प्रत्येक श्रमिक जो है कितना प्रोडक्शन कर रहा है इसकी जो औसत मात्रा है उसको हम जो है औसत उत्पादन कहते हैं। और कुल उत्पादन को परिवर्तनशील साधनों की मात्रा से भाग दे करके औसत उत्पादन निकाला जा सकता है। तो औसत उत्पादन एपी बराबर टीपी बटा एल। टीपी क्या है? कुल उत्पादन, और एल यहाँ पर श्रम की मात्रा है। मान लीजिए कि भी यहाँ पर 10 श्रमिक है और 10 श्रमिकों ने मिलकर के 100 वस्तुओं का प्रोडक्शन किया है, तो प्रति श्रमिक जो 10 इकाइयों का उत्पादन आता है, तो 10 जो है वो औसत उत्पादन कहलाता है। इसके बाद सीमांत उत्पादन। किसी भी परिवर्तनशील साधन की एक कम या अधिक इकाई का प्रयोग करते हुए अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो कुल उत्पादन में जो अंतर आता है उस अंतर को सीमांत उत्पादन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 श्रमिक थे, उन्होंने मिलकर के 10 वस्तुओं का प्रोडक्शन किया, और जब तीसरा श्रमिक लगाया गया तो उसने जब 12 वस्तुओं का प्रोडक्शन किया, तो यहाँ पर एक अतिरिक्त इकाई हमने लगाई श्रम की, उसकी वजह से कुल उत्पादन में कितने का अंतर आया? 2, क्योंकि पहले 10 था 2 का और 3 का 12 हो गया, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये क्या कहलाएगा? एमपी। तो सीमांत उत्पादन का जो फार्मूला है वो है डेल्टा टीपी। डेल्टा टीपी का मतलब कुल उत्पादन में अंतर बटा डेल्टा एल, श्रमिकों की मात्रा में अंतर। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, एम पी जी इक्वल टू टी पी एन, यानी एनवीं इकाई का कुल उत्पादन माइनस टी पी एन माइनस 1, यानी एन से पहली इकाई का जो है कुल उत्पादन। अब आप इन तीनों को ही, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन को देखते हैं। भूमि की मात्रा कांस्टेंट है, यहाँ पर भी ये 1 मान लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये श्रमिकों की मात्रा है। जब हमने भूमि की 1 मात्रा यूज की और हमने 0 लेबर लगाया तो कुल उत्पादन 0, और अगर कुल उत्पादन 0 है तो औसत उत्पादन भी 0 होगा, और इस अवस्था के अंदर सीमांत उत्पादन नहीं निकाला जा सकता। जब भूमि की 1 इकाई के साथ हमने 1 श्रमिक लगाया, पहले श्रम की मात्रा 0 थी, तो कुल उत्पादन 2 वस्तुओं का हुआ। अब औसत उत्पादन क्या होता है? टीपी बटा एल। टीपी कितना है? 2, एल कितना है? 1, तो 2 बटा 1 बराबर 2। और एमपी क्या होता है? कुल उत्पादन में अंतर। श्रमिकों की मात्रा में अंतर कितना आया? 1, और कुल उत्पादन में अंतर 2, तो 2 बटा 1 यानी 2। इसके बाद जब दूसरा श्रमिक लगाया गया तो कुल उत्पादन 5। अब औसत उत्पादन क्या होगा? 5 बटा 2, क्योंकि कुल उत्पादन बटा श्रमिकों की संख्या, तो 2.5। और सीमांत उत्पादन क्या होगा? कुल उत्पादन में कितना अंतर आया? एक अतिरिक्त श्रमिक लगाने से पहले 2 था, अब 3 हो गया, अब 5 हो गया, तो 3 का अंतर आया, तो 3 हो जाएगा। जब तीसरी इकाई श्रम की प्रयोग की गई तो कुल उत्पादन 9,
और जब कुल उत्पादन 9 है तो औसत उत्पादन 9/3 3 आ गया। और सीमांत उत्पादन है वो पहले 5 था, अब 9 हो गया, तो कितने का अंतर आया इन दो में? 4 का अंतर आया। इसी प्रकार से जब चौथा साधन श्रम का प्रयोग किया जाता है तो उसकी वजह से कुल उत्पादन 12 का, सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन 3, सीमांत उत्पादन भी 3। इसके अलावा अगर आप और आगे चलते जाते हैं तो इसके बाद में जो है जो औसत उत्पादन है वो धीरे धीरे पहले औसत उत्पादन बढ़ता है और उसके बाद औसत उत्पादन कम होने लगता है और ये मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाता है। हमेशा ध्यान रखना, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन हमेशा मैक्सिमम लेवल पर एक दूसरे के बराबर होते हैं कि जहां पर औसत उत्पादन अधिकतम होता है वहीं पर सीमांत उत्पादन उसको काटता है। सीमांत उत्पादन जो होता है वो पहले बढ़ता है, उसके बाद में कम होने लगता है और एक अवस्था के बाद में ये शून्य हो जाता है। और जहाँ पर सीमांत उत्पादन शून्य होता है वहाँ पर कुल उत्पादन अधिकतम होता है। और उसके बाद में जब कुल उत्पादन घटने लगता है तो सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो कुल उत्पादन है, कुल उत्पादन की सहायता से हम औसत उत्पादन भी निकाल सकते हैं और इसकी सहायता से हम जो सीमांत उत्पादन भी निकाल सकते हैं। इसके साथ अपना ये टॉपिक जो है समाप्त होता है। धन्यवाद।